हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन आपको याद होगी, राइट। ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी पिछले वीडियो में। अब ये इक्वेशन जो है ये फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। बाकी किसी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फिर कि चेंज इन वोल्टेज डेल्टा वी between two equipotential lines, ठीक है, two equipotential lines in a uniform field of magnitude E separated by distance delta x। आपको याद होगा ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, ये किसके लिए डिराइव किया था। हमने कुछ फील्ड लाइंस ली थी, ऐसे एक फील्ड लाइन ये है, मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। ये देखो सारी की सारी पैरेलल है ना, मतलब ये कौन सी फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी कांस्टेंट हैं, दे आर नॉट चेंजिंग इन द स्पेस और नॉट चेंजिंग विथ टाइम ऑल्सो, वो कांस्टेंट हैं। ओके, सो अगर ये यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या फिर इक्विपोटेंशियल लाइन बोल रहा हूं फिलहाल के लिए मैं, और यहां पे एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट आपने यहां लिया था I, फाइनल पॉइंट आपने लिया था यहां F, और आप एक चार्ज को यहां से यहां लेके गए थे I से F। I आपका इनिशियल पॉइंट था, F आपका फाइनल पॉइंट था, आप चार्ज को I से F लेके गए थे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी कैसे होगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसे, ऐसे, है ना। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद ही था कि हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल IFE डॉट DS। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। जो लोग इस फॉर्मूला को नहीं जानते हो पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, राइट, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे E तो कांस्टेंट है, राइट। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे थे VF माइनस VI इज इक्वल टू I टू F, इसको क्या लिख दिए थे हम, EDS cos थीटा। cos थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टेक अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है DS, ठीक है। और ये I से लेके F तक, मान लो इस सरफेस से लेके इस सरफेस, या फिर इसको लाइन बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, इक्विपोटेंशियल लाइन। ये जो डॉटेड है इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये हमने किसको क्या माना था, डेल्टा एक्स। ये दोनों के बीच का दूरी कितना, डिस्टेंस कितना, डेल्टा एक्स। सो VF माइनस VI, सिंस E इज कांस्टेंट, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको बाहर निकालो तो ये हो गया IF, और ये DS cos 0, cos 0 इज व्हाट 1। सो VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस E, और इंटीग्रल DS कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ओके, सो दिस वी हैव गॉट। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स, द सेम थिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, राइट। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। ओके, हाँ, बट दिस थिंग इज ओनली एप्लीकेबल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है देन यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, ये वाला, एवरीवेयर ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ही ये वाला। ओके, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं,
देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक माइनस का साइन है, राइट। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं थोड़ा सा, dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ई, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ चलेगा, ओके। तो यहां पे देखिए कि ये डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स का रेशो यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है रेशो, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव ई आ रहा है। तो नेगेटिव ई कैसे हो सकता है, देखो डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे तो बढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है ना। तो यहां पे तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या है, योर डेल्टा एक्स इज व्हाट, योर डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो आगे बढ़ रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेल्टा वी क्या है, नेगेटिव होगा, तभी तो दोनों का रेशो नेगेटिव आएगा ना। मतलब तुम्हारा जो ये वी एफ माइनस वी आई है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल पोटेंशियल इज लेसर देन इनिशियल पोटेंशियल, ये हो गया इसका मतलब। फाइनल पोटेंशियल जो है वो इनिशियल पोटेंशियल से छोटा है, इसलिए तो नेगेटिव आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो VI था ना, VI वो VF से बड़ा था, मतलब पोटेंशियल एट VI जो था वो VF से क्या था, बड़ा था। तो हम लोग एक यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन हमारे काफी काम आएगा, आपको इसे ध्यान में रखना है, ओके। सो लेट्स कंक्लूड कि कंक्लूजन, लेट्स मेक अ कंक्लूजन, इफ we move in direction, if we move in direction of field, अगर हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें, तो जैसे देखिए फील्ड का डायरेक्शन कैसे था, ऐसे था, और आप मूव कहां कर रहे थे, चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। फील्ड भी राइट साइड में और चार्ज को मूव भी कहां कर रहे थे, आप राइट साइड में मूव करवा रहे थे, राइट। सो इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड by distance, by a distance delta x, then the potential decreases, पोटेंशियल क्या होगा, घटता है। अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल घटता है, याद रखो। इफ वी मूव, राइट, इफ वी मूव in the direction of field by delta x, then potential decreases। और इसके अपोजिट क्या लिख सकते हो कि if we move in opposite, if we move in opposite direction to the field, then potential इंक्रीजेस। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो तो पोटेंशियल घटता है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करते हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ता है। याद रखना है आपको, ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। सो इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल श्योरली डिक्रीजेस, बट इफ यू मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो देखिए यहां पे आप ऐसे मूव कर रहे थे ना, यू आर गोइंग लाइक दिस, तो पोटेंशियल घट रहा था। लेकिन अगर मान लो आप ऐसे जाते, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पोटेंशियल बढ़ता, क्योंकि VI इज ग्रेटर देन VF, ओके। सो इससे एक चीज हम लोग और बोल सकते हैं, वन मोर थिंग वी कैन से हियर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर points from higher potential towards, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां से कहां पॉइंट करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा इस डायग्राम में, हायर पोटेंशियल ये था ना, लोअर ये था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां से कहां जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर। चलिए अब पता करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे पोटेंशियल ड्यू टू
charge particle, due to a charge particle. Potential due to a charge particle. Okay. Potential due to a charged particle. तो चलिए मैं पहले एक चार्ज बना लेता हूं. मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है ये, ऐसे. अब इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ऐसे 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 ऐसे, यहां 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 पे ओके, दिस वे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट. और मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा क्यू है. स्मॉल क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज. ओके. सपोज इफ आई टेक दिस लाइन, मैंने ये लाइन को बहुत दूर तक नहीं बनाया, अदरवाइज ये लाइन काफी दूर तक, इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती जाएंगी ये लाइंस. सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सटेंड दिस बाय अ डॉटेड लाइन. ओके, सो दैट आई कैन मेक सम मॉडिफिकेशंस. यहां पे एक मैं पॉइंट लेता हूं. मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है P. सपोज हियर इज अ पॉइंट P, और मुझे पता करना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज. आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज छोटा q. ओके. So for that, what I will do, I will take a small test charge. I will take a small test charge here. I will take a small test charge और इसका मैग्नीट्यूड है Q नॉट. ओके. इस चार्ज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टेस्ट चार्ज. व्हाट आई एम सेइंग, टेस्ट चार्ज. और इसको आप सोर्स चार्ज भी कह सकते हो. तो दिस यू कैन से सोर्स चार्ज. ओके. अब अगर आप ध्यान दें तो फोर्स कहां लगेगा, उस तरफ लगेगा, है ना, दूर ले जाने की. और डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ ही हो रहा है. ds, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. और ये फोर्स, क्योंकि याद रखिए एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है ना, ऊपर जा रही है, तो फोर्स भी कहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, ऊपर. अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहां लगता है, नीचे. ठीक है. तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी चार्ज का कहां हो रहा है, ऊपर हो रहा है. और मान लो इस चार्ज को आपको ले जाना है कहीं इन्फिनिटी पे. यहां पे मान लो इन्फिनिटी है, बहुत दूर, यहां कहीं पे इन्फिनिटी है. तो इस पॉइंट P से ले जाना है इन्फिनिटी तक. तो ये आपका इनिशियल पॉइंट I है, मतलब पॉइंट P वाला, और ये इन्फिनिटी आपका फाइनल पॉइंट F है. इट इज क्लियर. देखो हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस चार्ज के कारण. तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लिया. उस टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट P से इंफिनिटी तक ले जाऊंगा. ठीक है. सो ठीक है. अब एक काम और करते हैं कि मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज से जो पॉइंट P है, यहां की जो दूरी है वो है मान लीजिए कैपिटल R, है ना. इस टेस्ट चार्ज से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R. पहले आप ये डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिए. ठीक है. तो मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं, जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं. इस इक्वेशन को VF माइनस VI इज इक्वल टू I2F E डॉट ds. देखिए सिंस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप इस चार्ज को कैसे भी ले जाइए इन्फिनिटी पे. चाहे आप ऐसे ऐसे ले जाइए, चाहे आप सीधा ले जाइए, चाहे आप ऐसे तिरछा तिरछा ले जाइए, हर केस में वर्क डन कितना होगा, सेम होगा. इसलिए मैं सिंपल पाथ ले रहा हूं, स्ट्रेट वाला, बट यू कैन टेक एनी पाथ. ओके. तो चलिए यहां पे इसको शुरू करते हैं. सो ये क्या हो गया, VF माइनस VI, राइट. और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल I2F, ये हो जाएगा EDS कॉस ऑफ थीटा. और यहां पे थीटा कितना है, व्हाट इज थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही है, ऐसे, है ना. देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर. तो जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा. तो फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी, ऊपर ही होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी, ऊपर ही, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज पैरेलल. तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया. थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री. सो आई विल पुट द थीटा हियर. So this VF minus VI is equal to minus integral I2F EDS cos of 0, and cos of 0 is 1. So VF minus VI is equal to minus integral I2F EDS. Okay. तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं. अब देखिए
अब यहाँ जो E है, आपने कुलम्स लॉ पढ़ा हुआ है। कुलम्स लॉ में हमने E का फॉर्मूला डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है ड्यू टू एनी चार्ज, देन इट्स फॉर्मूला इज K, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू दैट पॉइंट वेयर यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये E का फॉर्मूला है, तो ये E का फॉर्मूला उठा के मैं यहां डाल दूंगा। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आई टू एफ, ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर्ड, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो क्या करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए कि जब ये चार्ज को आप मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस अभी पॉइंट पी से आ रहा है, पॉइंट पी से इस चार्ज का डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, लेकिन जब आप इस छोटे टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आर तो चेंज होगा ना, तो इसको यहां पे मैं छोटा आर लिखता हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं यहाँ पे, छोटा आर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे डीएस के बजाय मैं डी आर के फॉर्म में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, डी आर। डीएस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, डी आर। डी आर मतलब वही डिस्प्लेसमेंट ही है, कोई अलग चीज नहीं है। मैं डीएस की जगह क्या लिख रहा हूं, डी आर। ओके, अब तो इसको मैं दूसरे पेज पे लिखता हूं, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आई टू एफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड इट इज डी आर। ऐसे हो गया ये, राइट। सो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू, अब इसको के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो के क्यू आ गया। अब इनिशियल लिमिट क्या है, इनिशियल लिमिट कहां से कहां तक ले जा रहे हो चार्ज को, तो आप चार्ज को कैपिटल आर से लेके कहां लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट कैपिटल आर आएगा और अपर लिमिट क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो आ गया ये कैपिटल आर टू द इन्फिनिटी, और यहां बचा 1/r स्क्वायर डी आर, ऐसे हो गया। सो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेशन आर टू द इंफिनिटी डी आर, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर इज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लोअर लिमिट है आर, अपर लिमिट है इंफिनिटी। सो वी एफ माइनस वी आई जो है वो कितना हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा माइनस के क्यू आर रेज टू माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन आर टू द इंफिनिटी। तो इस माइनस वन को बाहर निकाल लो तो के प्लस के क्यू हो जाएगा, और ये इसको 1/r लिख दो, इंफिनिटी टू द आर। सो इट इज वी एफ माइनस वी आई। तो इस तरह से आपका आ गया ये इक्वेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट यू पुट द वैल्यूज। सो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू के क्यू, तो 1/इंफिनिटी माइनस 1/कैपिटल आर, ये लिमिट्स डाल दिए। सो इट इज वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू के क्यू, 1/इंफिनिटी इट टेंड्स टू व्हाट, जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 1/r। सो ये हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर। ओके, सो वी गॉट दिस वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, ये रिलेशन मुझे मिला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं चार्ज को कहां ले जाने वाला हूं, मैं चार्ज को ले जाने वाला हूं इन्फिनिटी पे, चार्ज को कहां ले जाने वाला हूं, इन्फिनिटी पे। और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि आप चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो। सो योर वी एफ इट वुड बी जीरो सिंस इट इज एट
infinite distance. It is at infinite distance from source charge. From source charge. क्लियर? तो इसमें डाल दो जीरो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर. सो वी आई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. तो मतलब इनिशियली आपका पोटेंशियल क्या था? के क्यू बाय आर. इसका मतलब है पॉइंट पी का जो पोटेंशियल था वो कितना था? पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना था? के क्यू अपॉन आर. ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर. और के की वैल्यू आपको पता ही है, आपको याद रखनी है. क्या होती है? 1/4 इप्सिलॉन नॉट. 1/4 इप्सिलॉन नॉट. तो अगर आपको चार्ज पता है और पॉइंट पता है और पॉइंट का डिस्टेंस पता है, तो सिंपली अगर आपको पोटेंशियल पता करना है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो कि के क्यू अपॉन आर. मतलब पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस को. राइट? Potential is inversely proportional to the distance. So if you increase the distance, potential will increase. Decrease. Potential क्या होगा? घटेगा अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए. तो ये एक सिंगल चार्ज के लिए हमने निकाला. ओके, फॉर दिस केस. ओके, तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि देखो Q अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. अगर Q नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल भी होता है. इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. ओके, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि Q की वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक. हाँ, तो हमने बात की एक चार्ज के बारे में. अब हम बात करेंगे मल्टीपल चार्जेस के बारे में कि पोटेंशियल ड्यू टू group of charged particles. Potential due to group of charged particles. ठीक है, अब इसमें एक चार्ज नहीं होगा, एक से ज्यादा चार्ज होंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे या फिर बहुत सारे चार्जेस होंगे. राइट? सो इस केस में बहुत ही सिंपल, जैसे हमने पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि v का फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर. ये फॉर्मूला यूज करना है आपको पोटेंशियल निकालने के लिए. मान लीजिए कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, है ना. मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है प्लस इसका मैग्नीट्यूड है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है प्लस इसका चार्ज है Q2, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, इसका चार्ज है Q3. और मुझे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है. मुझे इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है. पॉइंट P का क्या निकालना है? पोटेंशियल. तो सिंपली क्या करोगे? आपको यहां से ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, यहां से ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, यहां से ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा. इसको आप R1 नाम दे दोगे, इसको आप R2 नाम दे दोगे, इसको आप R3 नाम दे दोगे और तीनों के पोटेंशियल को आप ऐड कर दोगे. मतलब VP क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज. तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? K Q1 डिवाइडेड बाय R1. ओके, इट इज एट P, इट इज ऑल्सो एट P, इट इज ऑल्सो एट P. V2P को क्या लिख सकते हैं? K Q2 अपॉन R2. एंड V3P को क्या लिखेंगे? K माइनस Q3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो, और यहाँ पे R3. तो ये सिंपली तुम्हारा हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 माइनस K Q3 अपॉन R3. तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो है ना. बट यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा, आपका एल्जेब्रिक, आपका सिंपल एडिशन हो रहा. कोई वेक्टर एडिशन वगैरह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ये नहीं है, ये कौन सा क्वांटिटी है? इट्स अ स्केलर. ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ये, इट्स अ स्केलर. तो यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन वगैरह नहीं है, तो बहुत आसान है ये चीज करना. डायरेक्टली सबको ऐड कर देना है, जितने चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पे. ठीक है. सो सपोज इफ यू हैव n चार्जेस, सो दिस इज व्हाट इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं ना इसी को. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब एक एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन निकालो और सबको जोड़ दो, आपको उस पॉइंट का नेट पोटेंशियल पता चल जाएगा. नाउ इफ फॉर n चार्जेस, राइट,
the net potential is V net। अगर मान लीजिए आपको n चार्जेस दे दिए गए, ठीक है, तो V net आप उसको कैसे लिखोगे? समेशन मतलब एडिशन करना है सभी का, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, ठीक है, सारे पोटेंशियल का क्या करना है आपको? एडिशन करना है, ठीक है। वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n, एक से लेके nth चार्ज को सबको ऐड कर देना है, सबका पोटेंशियल ऐड करना है, पहले चार्ज से लेके nth चार्ज तक। तो अब यहां पे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n। अब ये Vi की जगह डाल दीजिए वैल्यू, K तो कांस्टेंट है, ठीक है, Qi मतलब ith चार्ज डिवाइड बाय Ri, ठीक है। तो यहां से K बाहर निकल आएगा, तो V नेट क्या हो जाएगा? V नेट हो जाएगा K समेशन ऑफ ऑल द रेशियो ऑफ Qi डिवाइड बाय Ri। So this is how you will calculate the potential at a single point due to collection of charges, due to number of charges, okay? So ये n charges के लिए था, मतलब सिंपल आपको एडिशन करना है और कुछ करना नहीं। ये समेशन का मतलब क्या होता है याद रखना, एडिशन ही होता है, कोई अलग चीज नहीं है ये, ठीक है, ओके। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल due to an electric dipole, potential due to an electric dipole। देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। अगर एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, सेम मैग्नीट्यूड, राइट? दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम, बस पोलैरिटी अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कुछ डिस्टेंस है, राइट? इसको जनरली 2a बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लो 2a, ओके। तो इसी चीज को बोलते हैं डाइपोल, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन अलग है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और याद रखना इसमें एक होता है डाइपोल वेक्टर, और वो वेक्टर पॉइंट करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहां पॉइंट करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहां पॉइंट करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो ये जो P बार है, इट्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है, ये इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं 2a इंटू Q, ऐसे, और इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे Q इंटू 2a, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट कहां से कहां करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहां पॉइंट करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करता है। कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक डाइपोल बनाते हैं यहां पे, और उसके लिए हम लोग पता करेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, ऐसे, और मान लीजिए यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे। तो ये दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ओके। इसका मैग्नीट्यूड है छोटा Q, इसका मैग्नीट्यूड है छोटा Q और पॉजिटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, बट ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो फिर नहीं बोल सकते इसको डाइपोल, राइट? तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a है। हमेशा की तरह ये जो डिस्टेंस है इट इज 2a। डिस्टेंस कितना है? 2a।
ओके, अब इनके बीच का जो सेंटर है, ये एक सेंटर है, इस पॉइंट को वो नाम देते हैं, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ पॉइंट करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको बोलेंगे पी बार, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ पॉइंट करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया स्पेस में, यहाँ कहीं एक पॉइंट है, ये पॉइंट P, और मुझे इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, ये दोनों चार्जेस से इस पॉइंट P को मैं कनेक्ट कर देता हूं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट, तो इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया है डॉटेड लाइन से, आपको दिख रहा होगा। और यहां से यहां के डिस्टेंस को चलिए मान लेता हूं मैं R1, यहां से यहां के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R2, और यहां से यहां के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, सिंपली R। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि आपको अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, अगर एक चार्जेस से ज्यादा है तो सबका पोटेंशियल निकालो और सबको ऐड कर दो। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P क्या आएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P आएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द छोटा चार्ज पॉजिटिव वाला प्लस पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू छोटा चार्ज नेगेटिव वाला, राइट, ऐसे। अब तुमको V का फॉर्मूला तो पता ही है, V का फॉर्मूला क्या है, KQ/R होता है ना। तो यहां पे डालोगे तो क्या होगा, V एट P इज इक्वल टू हो जाएगा K, ठीक है, Q अपॉन, ये पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव वाले से कितना अंतर है, R1 है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस ड्यू टू नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन R2, तो ये हो गया R2। सो ये V एट P इज इक्वल टू, अगर K और Q बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसे, ठीक है, ऐसे बचेगा। अब हमको 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स अभी हमको लगेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स शायद आपने ऑलरेडी सीखा हो लोअर क्लासेस में, या अभी आप 11th या 12th में सीख रहे हो, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, जो भी किया है कैलकुलेशन हमने इसमें जो भी है, ठीक है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए इसे। तो ये जो है इक्वेशन Vp इज इक्वल टू KQ 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। मुझे पता करना है कि 1/R1 का वैल्यू कितना है और 1/R2 का वैल्यू कितना है, और जब वो पता चल जाएगा तो उसको उठा के यहाँ पे डाल देना है। इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो लेट्स बिगिन। तो मान लीजिए ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको ये पता है लॉ कि अगर एक मैं ट्रायंगल लूं ऐसा, और ये तीन एंगल्स जो है, मान लीजिए एंगल ए है, मान लीजिए एंगल ये बी है, मान लीजिए एंगल ये सी है, राइट। और ये साइड्स है, मान लीजिए साइड्स, मान लीजिए ये छोटा सी है, ये छोटा ए है, ये छोटा बी है, ठीक है, साइड्स। तो अकॉर्डिंग टू द कोसाइन लॉ, कॉस ए, कॉस ये एंगल, ये किसके बराबर होगा, B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाय 2BC। सिमिलरली आप कॉस C के लिए लिख सकते हो, कॉस C क्या होगा, कॉस C क्या होगा, B² प्लस A² माइनस C² डिवाइडेड बाय 2BA। सिमिलरली आप कॉस B के लिए भी लिख सकते हो। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस रूल है, ठीक है, ट्रायंगल के लिए। तो हम लोग ये इसमें अप्लाई करने वाले हैं इन दिस, ओके। तो आपको ये दिख रहा है ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में मैं ये अप्लाई करता हूं, राइट। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए। हाँ, तो मैं कॉस थीटा के लिए पहले अप्लाई करता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, अच्छा, अगर ये पूरा 2a है तो यहां से यहां तक कितना होगा, a होगा, इतना a होगा, और यहां से यहां कितना होगा, ये भी a होगा, राइट, ओके। तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, A²
प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AR। ठीक है, ठीक है। ये अब सिमिलरली आप इसके लिए भी अप्लाई कीजिए इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा उसमें, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AR, राइट। ओके ना। तो यहां से चलो हम पहले R1 निकालते हैं इस वाले से। तो यहां से R1, यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2AR cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2AR cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो यहां से R1 स्क्वायर की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। सिमिलरली यहां से R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 माइनस थीटा, राइट। तो इस तरह से हमने R1 R2 निकाल लिया। ओके, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। तो अभी आपको पता है कि जो cos 180 माइनस थीटा होता है वो उसको हम लोग माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, है ना। आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपको पता है ना। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं। ये हो जाएगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR और ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, राइट। माइनस कॉस थीटा डाल दिया तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, राइट। सो आई हैव गॉट टू वैल्यूज, उसको मैं यहां लिख देता हूं। R1 स्क्वायर का मुझे वैल्यू मिला है, कहां गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, ठीक है। और यहां पे R2 स्क्वायर का वैल्यू मिला है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, राइट। ओके, अब ये वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, है ना। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है R1 स्क्वायर वाला, R1 स्क्वायर, अगर यहां से हम लोग R स्क्वायर बाहर निकालें, R स्क्वायर बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2A cos थीटा बाय आर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस वाले इक्वेशन से भी हम लोग आर स्क्वायर बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2A cos थीटा बाय आर, राइट। ओके, ऐसा कंडीशन बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे जो आपका जो आर है ना, आर, ये जो आर है मतलब ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से उस पॉइंट का जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस आर से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये जो डिस्टेंस है वो आर, डिस्टेंस आर जो है वो ए से बहुत ज्यादा बड़ा है, ए से बहुत ज्यादा बड़ा है, छोटा है ए से। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी लगभग। ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। सो दिस टू टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। तो ये हो जाएगा फिर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन आर, और R2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन आर,
ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। इस इक्वेशन को हम लोग फिर साइड में रखते हैं क्योंकि इसका यूज करना है हमें इक्वेशन का। तो R1 अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड में लूं तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R रेज टू 1/2 हो जाएगा, राइट। सिंपली अगर R2 का भी, इस इक्वेशन का भी मैं स्क्वायर रूट लूं बोथ द साइड, तो R2 क्या हो जाएगा R 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन R रेज टू कितना हो जाएगा 1/2, ऐसा हो जाएगा, राइट। बट आप याद कीजिए कि हमें वैल्यू तो 1/R1 की चाहिए और 1/R2 की चाहिए, तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे। सो 1/R1 क्या हो जाएगा 1/R1 हो जाएगा 1/R1 हो जाएगा 1/R, और ये 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R, ये हो जाएगा रेज टू -1/2, और इसका 1/R2 क्या हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा 1/R, और हो जाएगा 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन R रेज टू -1/2, राइट। तो ये दोनों चीजें मिल गई। इसको मैं यहां फिर से लिखता हूं 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R रेज टू 1/2। इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 सपोज, और 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2a cos theta upon R raised to -1/2। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5। अब ये देखने में थोड़ा अजीब व गरीब लग रहा है, रेज टू -1/2, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। क्या यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। मैथ्स वालों को ये पता होगा, ठीक है। नीट वाले आप सिर्फ इससे देखिए कैसे डिराइव किया जा रहा है, राइट, फॉर्मूला। बट आप भी ये देख लीजिए बाइनोमियल का, क्योंकि बहुत काम आता है ये फॉर्मूला, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखिए कहता क्या है, ये फॉर्मूला सिंपली कहता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं, मतलब मान लीजिए आपके दो, जैसे ये a प्लस बी है और रेज टू n है, a प्लस बी रेज टू n है, तो इज इक्वल टू उसको आप ऐसे लिख सकते हो a रेज टू n प्लस n a रेज टू n माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हाइयर पावर्स हैं, हमको ज्यादा हाइयर पावर तक जाना नहीं है, हमको सिर्फ लोअर पावर्स तक ही कंसिडर करना है, ठीक है। लोअर पावर तक मतलब हम लोग जनरली यहीं तक कंसिडर करेंगे, इसके आगे का ये सारा पार्ट हम लोग कंसिडर करने वाले नहीं है। तो चलिए बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। ओके, तो मैंने ये लिख लिया ऑलरेडी। अब इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को मुझे एक्सपांड करना है जो ब्रैकेट में है, तो मैं लिखता हूं 1 माइनस 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन R रेज टू -1/2। इसको एक्सपांड करना है, राइट। तो a रेज टू n, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 रेज टू n, और n का है, n क्या है -1/2 है, तो हो गया -1/2 प्लस n की वैल्यू क्या है -1/2 a क्या है 1 है 1 रेज टू n -1 है, तो मतलब -1/2 -1 इंटू b। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तुम्हारी है -2a cos थीटा अपॉन r, प्लस आगे का कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। वी आर नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स। हायर ऑर्डर्स को हम लोग क्या रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो 1 का पावर कुछ भी कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का पावर कितना भी रहेगा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्लस ये क्या हो गया -1/2, राइट। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और ये क्या है -2a cos थीटा अपॉन r। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a cos थीटा अपॉन 2r, और ये 2 भी कट गया, तो ये आया 1 प्लस a cos थीटा अपॉन
आर। तो बायनोमियल एक्सपांशन से जब हमने एक्सपांड किया तो हमको ये रिजल्ट मिला, ये इस ब्रैकेट के लिए ये रिजल्ट मिला। सिमिलरली आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे भी आप बायनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला लगाइए कि 1 + 2a cos थीटा अपॉन r रेज टू -1/2। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो 1 रेज टू -1/2, ठीक है, प्लस n कितना है, n इज -1/2, तो लिख दिया मैंने। a कितना है, 1 रेज टू -1/2 -1 लिख दिया। b कितना है, b है 2a cos थीटा अपॉन r, तो लिख दिया यहाँ पे मैंने, राइट। तो ये 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो ये हो गया 1, प्लस ये है -1/2, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो ये हो गया 2a cos थीटा अपॉन r, और ये कितना हो जाएगा 1 - 2a cos थीटा अपॉन 2r, 2 कट गया, तो ये आया 1 - a cos थीटा अपॉन r। तो ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों को एक्सपांड कर लिया। देखो इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया बायनोमियल एक्सपांशन से, तो ये रिजल्ट आया। इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया बायनोमियल एक्सपांशन से, तो हमको ये रिजल्ट मिला। तो अब ये दोनों को हम लोग उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, है ना। और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहां निकाल ली है, ये इसको ये पुट कर देंगे। ये अप्रोक्सीमेशन है, रिमेंबर ये इक्वल टू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो हो जाएगा 1 + a cos थीटा अपॉन r। सिमिलरली 1/r2 क्या था, 1/r, और ये ब्रैकेट की वैल्यू हमने बायनोमियल एक्सपांशन से ये निकाल ली है, तो इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - a cos थीटा अपॉन r, ठीक है। अब हम पुराना वाला फॉर्मूला, ये जो v at p का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, kq 1/r1 - 1/r2। अब इसमें r1 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, vp इज इक्वल टू हो जाएगा kq 1/r1 की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगी 1/r, ठीक है, हो जाएगा 1 + a cos थीटा अपॉन r, माइनस ये हो जाएगा 1/r, 1 - a cos थीटा अपॉन r। तो इसमें से 1/r अगर कॉमन निकाल लो आप, तो हो जाएगा kq अपॉन r, और ब्रैकेट में बचेगा 1 + a cos थीटा अपॉन r। ब्रैकेट को अगर एक्सपांड करो तो हो जाएगा -1 + a cos थीटा अपॉन r। ये -1 + 1 चला गया, तो बचा क्या तुम्हारा kq अपॉन r, और ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन r। दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल, राइट। डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा kq अपॉन r² 2a cos थीटा इज इक्वल टू। अब आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शुरू किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है, P इज इक्वल टू 2a, राइट ना। P इज इक्वल टू क्या होता है, 2a × q होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं k q × 2a cos थीटा अपॉन r², ऐसे हो गया, राइट, है ना। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से जो पॉइंट P की तरफ ये जो लाइन जा रही है, पॉइंट P की तरफ जो लाइन जा रही है ऐसे, इसके अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं r कैप। क्या मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट P, हमने मान लिया यूनिट वेक्टर। अब मैं यहां क्या करता हूं, देखिए, इज इक्वल टू k, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यूनिट वेक्टर ऐसे लिख दूं, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो मैंने आर कैप ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, q × 2a cos थीटा × r कैप। ये मैंने लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि
आर किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू 2a cos theta r cap अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू के। अब ये देखो, ये आपको देखो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर आपको ए बी कॉस थीटा नजर आ रहा है तो कहीं पे तो आप a डॉट b लिख सकते हो। तो यहां पे मुझे देखो ये पूरा a है, ये पूरा a है, क्या है ये p है ना ये, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है 2a इंटू क्यू होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। P इज इक्वल टू क्या होता है 2a इंटू क्यू होता है, राइट ना। यहाँ मैंने पहले जब लिखा था, कहाँ गया ये, P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2a, तो मैंने लिख दिया 2a इंटू क्यू। तो यहाँ पे हो गया ये P लिख दिया यहाँ पे cos थीटा, और ये हो गया r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू के P डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, राइट, के पी डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, बट आपको याद रखना ये एक कंडीशन क्या ली थी हमने कि r इज मच मच ग्रेटर देन छोटा है, राइट, ओके। तो यहां पे अगर आप cos थीटा चेंज करोगे, ठीक है, थीटा चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, राइट। मतलब देखिए आपका, अगर आप इस पॉइंट को ऐसे घुमाओ, ये पॉइंट अगर मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए अगर यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं, ये पॉइंट यहाँ कहीं होता, मान लीजिए पॉइंट P यहाँ कहीं होता, तो ये एंगल कितना हो जाता 90 हो जाता, थीटा कितना हो जाता 90, और cos 90 कितना हो जाता 0, cos 90 कितना हो जाता 0। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट्स। देखो नेचर में बहुत सारे ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, डाइपोल क्या होता है कि दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव वाला होगा एक नेगेटिव वाला होगा, और दोनों के बीच में कुछ गैप होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। और डाइपोल मोमेंट कहां से कहां डायरेक्टेड होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, पी बार से, और पी बार का मैग्नीट्यूड कितना होता है क्यू इंटू 2a। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, सो पानी आपका पता है, आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में शायद पढ़ा हो आपने केमिस्ट्री वगैरह में, राइट। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना वाटर। ठीक है, तो वाटर क्यों है, क्योंकि वाटर के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। मतलब वाटर में जो होता है ना आपका H2O, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो बनता है स्ट्रक्चर पानी का, कि ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है, मान लीजिए ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन एटम्स के वजह से, ये जो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, इनके बीच में भी एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, और जो कि डायरेक्टेड कहां से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो कि कहां से कहां डायरेक्टेड होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे अगर हम लोग देखें,
जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा उनको क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। और जिनमें नहीं होगा उनको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर नहीं होगा उनको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज एब्सेंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ना जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है पी बार, वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी हो सकता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, बट परमानेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। हाँ, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग थोड़ी देर के लिए पोलर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम मतलब किसी भी एक सिंगल एटम को अगर हम माने, एक सिंगल एटम, तो आपको पता है सिंगल एटम में होता क्या है? सिंगल एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ठीक है, एक आइसोलेटेड एटम है ये, मान लीजिए। तो बीच में आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो डॉटेड पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब यहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा, न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा जहां पे मेरे पेन का निब है, और पूरे इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है कि नहीं है? तो मतलब इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास ओवरलैप कर रहा है ना। सो मैं यहां पे लिख देता हूं एन एटम, ठीक है, सेंटर of mass of both न्यूक्लियस का मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप्स एक ही पॉइंट पे ना, मतलब ओवरलैप मतलब क्या? सिंगल पॉइंट पे है। न्यूक्लियस का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है और इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0 ना, मतलब 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ये जो डिस्टेंस चाहिए था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, हमको एक डिस्टेंस चाहिए था, तभी तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता। बट ये 2a की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि दोनों ओवरलैप्ड हैं, एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया 0। डाइपोल मोमेंट वेक्टर नहीं है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर नहीं होता, बट हम लोग इनको टेम्परली दे सकते हैं ये वेक्टर। कैसे? चलो देखते हैं। हमने क्या किया, एक ये आइसोलेटेड एटम है या फिर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें दोनों का, प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास मैच कर रहा था, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एटम को रखते हैं, आइसोलेटेड एटम में, कि व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड।
तो जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इस एटम को रखेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। ये मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अब न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, बट इस पूरे इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास वो यहां नहीं है, वो यहां कहीं है, राइट, यहां कहीं है। तो अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ चुका है कि अब दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो मैच नहीं कर रहा है, राइट, दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो अब दोनों का सेंटर ऑफ मास मैच नहीं कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास यहां आ चुका है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, and this is center of mass of nucleus, okay, now there is a electric field, what, dipole moment vector, वो कहां से कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो एक आइसोलेटेड एटम था जो कि नॉन पोलर था, बट आपने उसको पोलर बना दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये जो P आया है ना यहां पे, ये टेम्पररी है, ये क्या है, टेम्पररी है, ये, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे ना तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर फिर से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ द एटम इज प्लेस्ड इन एन external electric field, E bar, right, the electron orbits are distorted so that their centers of positive and negative charge no longer coincide। अब वो coincide कर रहे हैं क्या, no longer coincide, अब वो coincide नहीं कर रहे हैं। सो अब एक टेम्पररी डाइपोल मोमेंट वेक्टर आ चुका है। हाँ, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे तो ये जो वेक्टर क्रिएट हुआ है ये गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट परमानेंट नहीं था, बट आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट वेक्टर आ गया। डाइपोल मोमेंट वेक्टर उसमें क्या हो गया, आ गया, शिफ्ट की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उस साइड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो गया। सो दोनों के बीच में एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर आ गया। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहां से कहां जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, थैंक यू।